तो अगर आपका इरादा इस व्यवस्था को बदलने का है तो राजनीति में चरित्रवान, शीलवान, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी लोग चाहिए। पर अगर आपका इरादा इस देश की समाज व्यवस्था को शोषण पर आधारित है, जुल्म अन्याय पर आधारित है, बलात्कार व्यभिचार पर आधारित है, तो राजनीति में चरित्रहीन लोग उपयोगी हैं। बहुजन समाज में राजनीति करने की जो इच्छा शक्ति है वो लगातार जागृत हो रही है और ख़ासकर युवा वर्ग राजनीति की तरफ ज़्यादा अग्रसर है। और लेकिन ऐसे में जो शॉर्टकट तरीका है उसको युवा ज़्यादा अपनाने पर आमादा है। लेकिन राजनीति के असल में मायने क्या होने चाहिए अगर आप बहुजन समाज से आते हैं और राजनीति करने के लिए किस पथ पर आपको पककर चलना पड़ेगा और उस पथ को पकड़ कर रखना पड़ेगा, इसके कई मायने निकल कर जब समाज में आते हैं तो जो राजनीति करने की जो इच्छा है वो और दृढ़ हो जाती है। इसी सब बातों पर हम बात करने के लिए आज मेरे साथ एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के दद्दू प्रसाद जी, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज युवा राजनीति की तरफ मूवमेंट कर चुका है, लेकिन जो बहुजन समाज की राजनीति है उसमें जो युवा जा रहा है उसके लिए उसकी दृढ़ शक्ति मजबूत होने के लिए उसे क्या अपनाना पड़ेगा? देखिए, ये इस समय शिक्षा का प्रभाव फैला हुआ है और शिक्षा जैसे जैसे ज़मीनी स्तर पर पहुंची है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना नौजवानों में प्रबल हुई है, प्रगाढ़ हुई है और इस देश की व्यवस्था को बदल डालने के लिए नौजवान अपने आप को तैयार कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत देश में ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई ऐसी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना करने के लिए ऐसी व्यवस्था को बदलकर और ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए लोकतंत्र नाम का एक व्यवस्था को जन्म दिया। 1930 की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लोकतंत्र की वकालत गोलमेज सम्मेलन लंदन में किया। तो लोकतंत्र और भारत में चुनाव प्रणाली बनाई ही गई है इस देश की समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए। तो अगर आपका इरादा इस व्यवस्था को बदलने का है तो राजनीति में चरित्रवान, शीलवान, ईमानदार, कर्मठ, परिश्रमी लोग चाहिए। पर अगर आपका इरादा इस देश की समाज व्यवस्था को शोषण पर आधारित है, जुल्म अन्याय पर आधारित है, बलात्कार व्यभिचार पर आधारित है, तो राजनीति में चरित्रहीन लोग उपयोगी हैं। राजनीति में लुटेरे और चोर, बेईमान, लफंगे उपयोगी हैं। इसलिए जिन लोगों ने इस देश की समाज व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखने का इरादा बनाया, वो लोग राजनीति में चरित्रहीन लोगों को लेके आए, बेईमान लोगों को लेके आए, भ्रष्ट लोगों को लेके आए और इसलिए चारों तरफ जनमानस में इस खड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ असंतोष का भाव है। जो राजनीति में आप कह रहे हैं कि नौजवान मुखातिब हो गया है, मूव कर चुका है, ये उसी का परिणाम है। नौजवान केवल राजनीति की तरफ मुखातिब भर नहीं हुआ है बल्कि वो पीड़ा से भरा हुआ है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश के नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद अगर इस देश की समाज व्यवस्था को, शोषण की, जुल्म की व्यवस्था को बनाए रखने का है, यूँ ही यथावत बनाए रखने का है, जो जुल्म को, शोषण को, बलात्कार को, व्यभिचार को, अन्याय को जन्म देती है, तो आपको राजनीति में चरित्रहीन लोग उपयोगी हैं। अपराधी, क्रिमिनल उपयोगी हैं, क्योंकि क्रिमिनल, अपराधी और चरित्रहीन ही
ज्यों की त्यों बनाए रख पाएगा, शोषण की व्यवस्था को चलाए रख पाएगा। पर अगर आपका इरादा बदलने का है, ऐसी व्यवस्था बनाने का है, तो राजनीति में चरित्रवान आदमी उपयोगी है, सीलवान आदमी उपयोगी है, ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी उपयोगी है। और मैं बहुजन समाज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र में कामयाब होने के लिए टूल्स का अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो टूल्स इस्तेमाल करिए जो आपके पास ज़्यादा हैं और आपके दुश्मन के पास जिनकी कमी है। आप उन टूल्स का अगर इस्तेमाल करेंगे जो आपके दुश्मन के पास ज़्यादा हैं और आपके पास कमी है, तो अनिवार्य रूप से आप पराजित हो जाएंगे, आप समाज को भी पराजित ही करेंगे। इसलिए हमारे पास क्या ज़्यादा है, तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास श्रम का बाहुल्य है। टाटा, बिरला, डालमिया, भारत का शोषक वर्ग हमारे बराबर श्रम नहीं कर सकता है। श्रम का बाहुल्य है हमारे पास, जनशक्ति का बाहुल्य है हमारे पास वोटों का बाहुल्य है। जनशक्ति हमारे पास ज़्यादा है तो वोट हमारे पास ज़्यादा हैं। हमारे पास हाथों का बाहुल्य है, तो हम वोटों से अगर चुनाव होगा तो अनिवार्य रूप से कामयाब हो जाएंगे। पर दुश्मन के पास क्या ज़्यादा, नोट ज़्यादा हैं। तो नोटों का बाहुल्य है, वो नोट से चुनाव कराना चाहते हैं और नोट से चुनाव करा रहे हैं। सीलवान और चरित्रवान लोग जब राजनीति की तरफ रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति जब आर्थिक तंगी के चलते दम तोड़ देती है, जब उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते, संसाधन विहीन हो रहते हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति दम तोड़ देती है। ऐसे लोगों को किस तरह का आप सजेशन? ठीक कही आपने तेजेंद्र जी, बहुत ही वाजिब बीच में ही आपने बात कही है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं 1983 से मानवर कांसीराम साहब का काडर और बंधुआ मजदूर का बेटा दद्दू प्रसाद, और जीरो बैलेंस पर हम राजनीति में कामयाब हुए। बड़े बड़े आंदोलन बुंदेलखंड में, इलाहाबाद मंडल में, कानपुर मंडल में कामयाब बनाए। 20 में से 15-15 विधानसभा की सीटें हम जिता के लखनऊ की विधानसभा में 4 लोकसभा सीटों में से 3-3 लोकसभा सीटें हम जिताने में कामयाब हुए, निर्धन लोगों का धन लेकर के। निर्धनों का धन टाटा, बिरला, डालमिया के धन से भी ज़्यादा हो जाता है अगर नायक चरित्रवान है, सीलवान है, कर्मठ है और नायक डेडिकेटेड है, त्याग और बलिदान से परिपूर्ण हैं। नायक अगर आत्मस्वार्थी है, नायक अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है और नायक अगर चरित्रहीन है, सील विहीन है, तो निर्धनों का धन उसकी जेब से नहीं निकलता है। और ऐसी सूरत में आपको बिल्डर, आपको माफिया डॉन, आपको जहाज के कारोबारी, आपको अरब और दुबई से लौटे हुए, सऊदिया अरब से लौटे हुए लोगों को उम्मीदवार बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके धन के ऊपर आपको आश्रित रहना होगा। दद्दू प्रसाद अकेले नहीं हैं। दद्दू प्रसाद कम से कम उत्तर प्रदेश में 1 सैकड़ा से ऊपर निर्धन लोगों को मानवर कांसीराम जी ने लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम किया। हजारों लोगों को जिला पंचायत सदस्य बनवाने का काम किया बिना पैसे रुपए के। तो ये सवाल, आपको टूल्स चाहिए, औजार चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो अपने चरित्र बल को इतना ऊंचा करना होगा कि आपको आपका समाज धन देने लगे। आपका समाज अगर धन नहीं देता है तो आप जन आंदोलन कामयाब नहीं बना सकते हैं। तो उस लेवल तक आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण, आपका उस लेवल तक आपको ले जाना होगा। समाज निश्चित रूप से टेस्ट लेगा और टेस्ट लेना ही चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको ये चरित्र के पैमाने पर आपको निश्चित रूप से अगर इस देश की व्यवस्था को बदलना है, यों व्यवस्था बनानी है, तो सीलवान आदमी, सील से तात्पर्य है चरित्र, नैतिक बल और ईमानदारी, लक्ष्य पर अडिग विश्वास और प्रत्येक किस्म के प्रलोभन से बचे रहने की सामर्थ्य। बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 जनवरी 1950 को
लोकसभा में बहस का जवाब देते हुए इन बातों को उद्धृत किया और निश्चित रूप से मानवर कांसीराम जी ने उनको अपने जीवन का आदर्श बनाया और वो कामयाब हुए। और कामयाब होकर के उन्होंने हमें एक अच्छा रास्ता दिया। मैं आह्वान करना चाहूँगा नौजवानों को कि चरित्रहीनता के आधार पे हम जालिम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लूट और अपराध बेईमानी के आधार पे हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, पर चरित्र बल, नैतिक बल, शील बल के आधार पे न केवल हम जालिम का मुकाबला कर सकते हैं बल्कि जंगे मैदान में उसको परास्त कर सकते हैं। हमने परास्त किया है उनको। इसलिए ऐ नौजवान साथियों, आपको इस मोड़ पर सावधान होकर के चलना है। अगर आपने चरित्रहीन, शील विहीन नायक पेश किए तो जालिम के लिए आसान होगा उनको मसल देना, उनको कुचल देना, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल देना। पर अगर आपने शीलवान, चरित्रवान नायक समाज के सामने पेश किए तो निश्चित रूप से जालिम आपके सामने आँख में डाल के बात नहीं कर पाएगा, भागता हुआ नजर आएगा। मैं ये नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ। सर, अगर क्षेत्र वाइज राजनीति देखी जाए तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल की राजनीति और पश्चिम की राजनीति में काफ़ी अंतर आ जाता है। जहां मैनेजमेंट की बात की मैनेजमेंट तौर पर देखा जाए तो कहाँ मापते हैं कि जो कुछ चीज़ें समान रह जाती हैं पूर्वांचल की राजनीति के लिए और पश्चिम की राजनीति के लिए? नहीं, निश्चित रूप से आपके ये जो विश्लेषण है सही है, मैं इससे सहमत हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति हो चुकी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की अभी प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। इसलिए आर्थिक समृद्धि के जो दौर है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी उदय हो रहा है दलितों पिछड़ों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसलिए पंजाब से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सामाजिक अपमान का दंश उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाकों में है, मध्य प्रदेश के इलाकों में है। तो ये रहेगा। पर मैं सचेत करना चाहता हूँ नौजवानों को और आपको भी कि हमें निश्चित रूप से आपको जो भारत की समाज व्यवस्था है उसको बदलने का अभियान चलाना होगा। भारत की समाज व्यवस्था ही आर्थिक गैर बराबरी को जन्म देती है। भारत की ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था छुआछूत को, अपमान को, बेइज्जती को, बलात्कार को, हत्या को जन्म देती है। चूँकि मनुस्मृति, मनुविधान बलात्कार को प्रोत्साहन देता, लिखित में प्रोत्साहन देता है। मनु का विधान 10 शूद्रों की हत्या करने को क्षम्य अपराध घोषित करता है कि इसके कहीं ट्रायल नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी। और याद रखें, भारत में अभी भी सोशल ऑर्डर, सोशल लॉ लिखित में समाप्त हो चुका है पर व्यवहार में अभी भी जारी है। इसलिए आपको भारत की समाज व्यवस्था को बदलने के लिए, अगर आपने भारत की समाज व्यवस्था को बदलने का अभियान चलाया और बदलने में कामयाब हो गए, मानवर कांसीराम जी बदल नहीं पाए थे, वो इसको तिरछा करने में कामयाब हो गए थे। इतना करने में कामयाब हुए तो भारी अमृत वर्षा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के ऊपर हुई और उन्होंने सुखानुभूति महसूस किया, उन्होंने आनंद को महसूस किया, उन्होंने बहुत ही आज़ादी को महसूस किया, फील किया कि हमें उन्मुक्ति मिल गई है। आर्थिक उन्मुक्ति भी की तरफ लोग अग्रसर हुए। इसलिए अभी उन्होंने यूँ नहीं कर पाए थे, वो यूँ टेढ़ा कर दिया था। तो इसलिए हमें हमारा जो बड़ा अभीष्ट है, हम राजसत्ता क्यों चाहते हैं? हम राजसत्ता इस देश की समाज व्यवस्था को बदलने के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं। पर यहाँ मूर्खों ने राजसत्ता को, लोकतंत्र को हैंड पंप लगवाने में इस्तेमाल कर डाला है। राजसत्ता को विकास के लिए इस्तेमाल कर डाला है। अरे राजसत्ता का उपयोग समाज व्यवस्था को बदलने में बड़ा काम है, उसमें उपयोग होना चाहिए। लोकतंत्र का उपयोग भी भारत की समाज व्यवस्था को बदलने में होना चाहिए, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ।
सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो बहुजन समाज का जो युवा है वो तय कर चुका है कि अब राजनीति में उसे जाना है, लेकिन सामने परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है जिस तरह से बहुजन समाज की कई पार्टियां सामने खड़ी होती हैं, या फिर यूं कहें कि उसे कोई फ्रंट अगर चुनना हो तो वो किस फ्रंट की तरफ अपना रुख करे, उसके लिए सामने आसानी हो, कुछ ऐसा कुछ बताएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, दिया अनेक जलते हैं पर निरंतर वही जलेगा जिसमें तेल होगा, जान होगी। और निश्चित रूप से भारत की जनता इतनी जागरूक हो भी रही है कि जो चरित्रवान लोग हैं, सीलवान लोग हैं, वही जिंदा रहेंगे, वही बचेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो चरित्रहीन लोग हैं, सील विहीन लोग हैं और लफंगे हैं, हुड़दंग मचाते हैं, वो व्यवस्था के द्वारा और समाज के द्वारा हाशिए पे ढकेल दिए जाएंगे। सर, महापुरुषों के जितने भी सोशल न्याय की जो बात करने वाले हमारे बहुजन समाज के महापुरुष रहे हैं, या यूँ कहें वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने उनके जो तर्क हैं, उनके द्वारा जो कही हुई बातें हैं, वो तमाम वो बहुजन समाज की पार्टियां अपने संबोधन में करती हैं, लेकिन जब युवा के दिमाग पर वो इम्पैक्ट करता है तो उस चीज़ को समझ नहीं पाता है कि वो चीज़ें आखिर कहाँ लेकर जा रही हैं। उसे इस्तेमाल सब किया जा रहा है, उन महापुरुषों को तमाम पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल पा रहा। इसलिए नौजवानों की जागरूकता ज़रूरी है, इसीलिए नौजवानों के बीच में काडर बिल्डिंग प्रोग्राम चलाना ज़रूरी है। बिना काडर बिल्डिंग प्रोग्राम के नौजवान पूरा विमर्श, पूरा युद्ध की रणनीति नहीं समझ पाएगा। इसलिए काडर बिल्डिंग प्रोग्राम की आवश्यकता है। जो आंदोलन काडर बेस्ड होगा वही बचेगा, जो केवल क्राउड आधारित होगा वो समाप्त हो जाएगा पानी के बुलबुलों के तरीके से। यही बात मैं कहना चाह रहा था सर कि काडर जो है वो ख़त्म हो गए हैं। अब पहले जिस तरह से काडर हुआ करते थे, मान्यवर काशीराम साहब रात दिन काडर दिया करते थे, लेकिन आज के वक्त में राजनीति से वो ख़त्म हो गया है। नहीं, राजनीति में चरित्र और सील का जो मानक है वही बेस्ट काडर समाज के सामने पेश कर पाएगा। काडर समाप्त नहीं हो गए हैं, काडर चल रहा है, पर आपको चरित्र, सील, त्याग और बलिदान पर जो काडर है वो केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक ज्ञान है जो करके दिखाना होगा। जो कह के दिखाना है वो दिखाया नहीं जा सकता है। तो मान्यवर कांशीराम जी ने और हम लोग जो उनके ट्रेनीज हैं, और उनका मान्यवर कांशीराम जी का काडर दद्दू प्रसाद आज एक्टिव सक्रिय हालत में, और मैंने तय किया कि किसी भी शोषणकारी पार्टी, शोषणकारी व्यक्ति, शोषणकारी शक्ति के साथ दद्दू प्रसाद कतई नहीं जाने वाला है। अपने गुरु कांशीराम के बताए रास्ते पर चलकर हम सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को कामयाब बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जो काडर है उसकी अगर राजनीतिक भूमिका देखी जाए तो काडर का जो प्रयोगात्मक तरीका है उसको अमलीकरण में लाकर ही राजनीति का रास्ता साफ किया जा सकता है। एक अच्छा और स्वच्छ नेता सामने आ सकता है। दिल्ली से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।